हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? आपका स्वागत है RKGS स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हम कल भाग तीन में कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिए थे। हम लोग कल भाग 3 में 25 से 31 तक अनुच्छेद पूरी तरह समझ लिए थे। एक बार इसको रिवीजन करा देते हैं। समझिए, जो 25 से 28 तक उसको क्या कहते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम पढ़ लिए थे। जो 29 से 30 तक था उसको बोलते हैं शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार। इसको भी आप समझ लिए थे। जो 31 में था, अनुच्छेद 31 में, उसे बोलते हैं क्या? संपत्ति का अधिकार। इसको आपको समझा दे थे, लेकिन ये वर्तमान समय में इसको खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया। इसको कहाँ रखा गया है? तो इस आर्टिकल जो संपत्ति का अधिकार है, इसको कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300 क में रखा गया है। किस में रखा गया है? 300 क में। इसके बारे में आपको अच्छे से हम बता दिए थे। आज हम समझते हैं क्या? आर्टिकल 32। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे जीवन के लिए, आम व्यक्ति के लिए। जो आम व्यक्ति का जीवन होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? आर्टिकल 32। इतना आप समझ गए? आर्टिकल 32 में क्या पढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। क्या? आर्टिकल 32। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको समझा दिए थे इतना। तो देखिए, भाग 3 में जो आर्टिकल 32 है, इसको बोलते हैं संवैधानिक। क्या है? संवैधानिक उपचार। इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार। इतना आप समझ गए। देखिए, समझिए, आर्टिकल जो 32 है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला? आत्मा। किसको? आर्टिकल 32 को। किसको? आर्टिकल 32 को। समझिए, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा बोला। किसका आत्मा बोला? संविधान का आत्मा बोला गया। क्वेश्चन आएगा, समझिए, क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन, संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? आर्टिकल 32 को। किन्होंने इस आर्टिकल को संविधान का आत्मा बोला था? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतना आप समझ गए? कौन बोले थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको आत्मा और क्या बोले थे? हृदय। आत्मा और हृदय भी बोले थे वो। इतना आप समझ गए? अब इसको आत्मा हृदय क्यों बोले थे उसको चर्चा करते हैं। इसको क्यों बोले थे समझिए। जो ये आर्टिकल 32 है, ये हमारा मूल अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार है, जो हमारा क्या है? मूल अधिकार है, उसका ये गारंटी लेता है। मूल अधिकार का आर्टिकल 32 गारंटी लेता है कि आपके मूल अधिकार का अगर हनन होता है, अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक्शन लूँगा। आप आर्टिकल 32 का कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। आपको सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 32। अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अगर आर्टिकल 32 को छोड़कर अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। समझिए कैसे। अगर आर्टिकल 32 को छोड़कर आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो पहले कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको बोला जाता है जिला कोर्ट। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, अगर आपका कोई मामला है, कोई केस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जाएंगे। अगर आपके यहाँ के मामले से जो निर्णय निकलता है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप कहाँ जाएंगे?
हाई कोर्ट। कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। तो इससे पहले, हाई कोर्ट जाने से पहले एक और क्या होता है, एक होता है क्या, सबमिट, सबमिट कोर्ट, सबमिट सूट। एक होता है सबमिट सूट, इसमें आपको केस लड़ना पड़ता है पहले हाई कोर्ट में जाने के लिए। अब समझिए इसमें क्यों केस लड़ना पड़ता है। ये 2-3 दिन तक रहता है, 2-3 दिन तक केस लड़ना पड़ता है, उससे अधिक नहीं रहता है। तो समझिए इसमें क्यों लड़ना पड़ता है, इसको समझ लीजिए। देखिए, अगर आपका कोई केस है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। उससे पहले आपको सबमिट सूट में केस लड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबमिट सूट में डिसाइड होता है कि जो आपका केस है, जो आपका केस है वो हाई कोर्ट में जाने लायक है कि नहीं। मान लीजिए किसी को आप, मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, अगर आप उसको 2-3 हाथ मार दिए, 3 थप्पड़ दे दिए, या 2-3 हाथ, 2-4 गाली दे दिए, तो वो जा क्या करेगा? एफआईआर लिखवा देगा। एफआईआर लिखवा देगा। अब एफआईआर लिखवा देगा तो क्या आपको पुलिस अरेस्ट करेगी? अरेस्ट कोर्ट में ले जाएगी, कोर्ट में ले जाएगी। अगर मान लीजिए कोर्ट में ले गई पुलिस, मान लीजिए कहाँ ले गई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुलिस ले गई आपको। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह दिया कि छोटा मोटा मामला, इसको अपने में सुलझा लीजिए, लेकिन जो व्यक्ति पिटाया है वो नहीं मानता है, कहते हैं छोटा मोटा मामला नहीं, मैं इसको हाई कोर्ट ले जाऊंगा। तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में पहले कौन बैठे हैं? सबमिट सूट। इसको डिसाइड करेंगे क्या एक केस हाई कोर्ट में जाने लायक है या नहीं। तो पता चला कि यार 2-3 हाथ किसी को मार दे, तो उसको मामले को आप हाई कोर्ट ले जाएंगे। इतना फुर्सत है हाई कोर्ट को छोटी छोटी मामलों को डिस्कस करे? इतना फुर्सत नहीं होता है हाई कोर्ट को। तो ये कह दे कि जो आपका ये जो केस है, जो आपका ये केस है, ये हाई कोर्ट में आने लायक नहीं है, वो कहाँ कर देगा? वहीं रद्द कर देगा। तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मूल अधिकार का, इसका मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, जैसे समझिए मान लीजिए आपको घूमने की स्वतंत्रता है, आपको जो सिख लोग हैं उनको पगड़ी बांधने की स्वतंत्रता है, जो ये मुसलमान लोग हैं उन लोग को नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है, उनको बुर्खा, जो लेडीज़ होती हैं उनको बुर्खा पहनने की स्वतंत्रता है। तो क्या आप उसके मूल अधिकार को रोकेंगे? तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। इतना आप समझ गए। अगर मान लीजिए, यहाँ आप समझ लीजिए, इतना आप समझ गए। अब आपका छोटा मोटा केस रहेगा तो कहाँ जाएंगे आप? आपको आगे नहीं जाने दिया जाए। कौन नहीं देगा आगे जाने के लिए? सबमिट सूट। इतना आपको समझा दिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर वो किसी को गोली मार दिया, और जो व्यक्ति गोली मारने वाला हो वो मान लीजिए इसमें जीत गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जो व्यक्ति को जो गोली लगी है वो मान लीजिए क्या हो गया? मान लीजिए व्यक्ति को गोली लग गया, वो मर गया, मान इसको फैमिली वाले हैं वो संतुष्ट नहीं है, उसके जो निर्णय निकला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उससे संतुष्ट नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? सबमिट सूट में। पहले 2-3 दिन केस लड़ेंगे, ये कहे कि नहीं ये बड़ा मामला है, इसको कहाँ जाना चाहिए? हाई कोर्ट में। तब हाई कोर्ट में जाने के बाद मान लीजिए वहाँ भी एक गोली जो व्यक्ति मारा था वही जीत गया। तो ये जो व्यक्ति है कहाँ जाएंगे? सब सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। अगर यहीं से निर्णय निकल जाता है कि नहीं वो व्यक्ति अपराध किया है, तब तो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं जाएगा, उसको निर्णय मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा। अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो कहाँ जाएगा व्यक्ति? वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के भी आगे क्या है? सबमिट सूट। सबमिट सूट। इसमें भी 2-3 दिन तक केस लड़िए, उसके बाद ये डिसाइड करें कि आपका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है या नहीं। इतना आप समझ गए कि आप डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं। अगर आप आर्टिकल 32 को छोड़कर, अगर आर्टिकल 32 है अगर उसको छोड़कर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, इतना फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी आपको। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर सबमिट सूट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर आएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इतना फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेंगे। लेकिन आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे क्या? सुप्रीम कोर्ट जो ये सुप्रीम जो मान लीजिए मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है आपका, तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं इसमें जाने की ज़रूरत है। कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। इतना आप समझ गए इसमें क्या कहा गया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब समझिए, देखिए जो आर्टिकल 32 है, इसका जो आर्टिकल जो 32 है, इसको संविधान का संरक्षक कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? संविधान का संरक्षक। आर्टिकल 32 जो है, इसको संविधान में 5 तरह का रीट लागू किया है। समझिए क्या चीज़ है। देखिए जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32, वो 5 तरह का रीट माने होता है, देखिए रीट यानी याचिका। क्या है? याचिका मतलब होता है आधा आदेश। आधा आदेश, समझिए आधा आदेश क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक बात कर एक एक जो बात करेंगे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप समझिएगा। देखिए जो रीट है, याचिका है, आधा आदेश का मतलब समझिए। देखिए इसमें जो रीट है 32 में जो आर्टिकल 32 में रीट कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। उसको अभी आपको हम समझाएं कौन कौन है। देखिए पहले आधा आदेश समझिए आधा आदेश क्या है उसको समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपराध कर दिया। क्या कर दिया है? अपराध कर दिया है। कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है और इस व्यक्ति को मान लीजिए कोई ये व्यक्ति क्या अपराध में क्या चोरी कर दिया है। चोरी, मान लीजिए चोरी कर दिया किसके घर? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसी घर चोरी कर दिया है। अगर ये व्यक्ति कहाँ पहुँच गया? डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया ये व्यक्ति। तो ये व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो देखिए ये चोर जो है भाग गया है, लेकिन ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना दाखिला दे रहा है कि मेरे घर पर चोरी हो चुका है, ये लोग चोरी किए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत जो ये चोर होंगे, इस पुलिस को आदेश दे कि इस चोर को क्या करे? कोर्ट में हाजिर करे। कोर्ट में हाजिर करे। किसको आदेश देगी? पुलिस को। कौन देगी? सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट। इतना आप समझ गए कि चोर को हाजिर कर। तो वो क्या कर रही है? अभी आधा आदेश दे रही है। क्या कर रही है? आधा आदेश। अगर वो पूरा आदेश दे देती तो इसका मतलब कि उस चोर को लाइए और उसको सजा दे दीजिए, लेकिन वो आधा आदेश देती है। क्यों आधा आदेश देती है इसको समझिए। क्योंकि मान लीजिए वो व्यक्ति क्या पता चोरी किया है कि नहीं किया है, कि वो चोरी करवाया है, मान लीजिए उसका भी कोई अपील होगा, वो भी इसका भी कोई चोर का भी कोई क्या होगा, चोर का भी बात सुने कि नहीं कोर्ट। जो चोरी किया होगा, जो चोर होगा, उसके भी बात क्या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। ठीक है। और जो व्यक्ति होगा जिसका चोरी किया रहेगा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट, उसके भी बात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। उसके बाद निर्णय लेगी कि क्या चोर को सजा देना सही होगा, या ये लोग जो व्यक्ति हैं झूठ बोल रहे हैं। ये सब किस पर है? सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी। उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सब सुप्रीम कोर्ट करती है। इतना आप समझ गए। तो सिर्फ आधा आदेश क्यों देती है? अगर वो पूरा आदेश दे देती तो क्या इन लोगों की बात सुनती? नहीं सुनती। वो डायरेक्ट इस चोर को पकड़ के अरेस्ट करके गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दे। लेकिन वो आधा आदेश देती है क्योंकि उसके भी बात सुनने के लिए, चोर की भी बात सुनने के लिए और इस व्यक्ति का भी बात सुनने के लिए, तब उसका तुलना करके ये कहा जाएगा कि नहीं, जो ये व्यक्ति है ये झूठ बोल रहा है, या कहेगा कि ये जो चोर है ये सच में चोरी किया है। इतना आप समझ गए कि आधा आदेश का मतलब क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं 5 तरह के राइट कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। 5 तरह के जो राइट हैं। देखिए पहला जो राइट है ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हैबियस कॉर्पस। देखिए जो दूसरा है इसको बोलते हैं क्या? पहले समझ गए बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरा है जो है परमादेश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेमस। क्या बोलते हैं? मैंडेमस। जो तीसरा है उसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोवरेंटो।
क्या बोलते हैं? को वैरेंटो। जो चौथा इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्रोहिबिशन। पांचवा जो है इसको बोलते हैं उत्प्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सॉर्टियोरेरी। इतना आप समझ गए कि 5 प्रकार क्या है? रीट हैं। हमारे आर्टिकल 32 में 5 तरह क्या है? रीट हैं। तो इसको क्या क्या बोलते हैं? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा जो है प्रतिषेध, जो पांचवा है प्रति उत्प्रेषण। इतना आप समझ गए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समझाते हैं आपको एक एक कर। समझिए एक एक का क्या चीज है ये। देखिए पहला क्या है? हाइबियस कॉर्पस। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको समझिए क्या इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है, जैसे समझिए इसमें कहा गया है हाइबियस कॉर्पस में सशरीर, क्या कहा गया है? सशरीर प्रस्तुत करना। इसका मतलब समझिए, सशरीर प्रस्तुत करना का मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए कोई ऐसा केस होता है कि आपके नाम से ही उसका सोल्यूशन निकल जाता है, यानी उसका निर्णय निकल जाता है। जैसे आप मान लीजिए कोई दो चार किसी को मार दिए हो या चोरी कर दिए हो, तो आपके नाम से ही सोल्यूशन हो जाता है कि नहीं, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए, चाहे इस तरह उसको सजा दे दीजिए, ये सब हो जाता है कोर्ट में। लेकिन अगर हाइबियस कॉर्पस लगा है आपके ऊपर, तो आपको सशरीर यानी आपको ही प्रस्तुत करना है। आप ही प्रस्तुत होंगे। जो सजा अपराध जो व्यक्ति किया है उसको उसको कोर्ट में क्या जाना पड़ेगा? शरीर लेकर। ये नहीं कि उसके नाम से ही सोल्यूशन हो जाएगा, उसके नाम से ही निर्णय निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। इतना आप समझ गए कि सशरीर प्रस्तुत करने का मतलब क्या है हाइबियस कॉर्पस में। अब समझिए इसमें कैसे हाइबियस कॉर्पस कैसे कहाँ लागू होता है, इसको समझिए। देखिए मान लीजिए कोई अपराध आप कर दिए। क्या कर दिए हैं? अपराध, कोई भी अपराध हो। मान लीजिए आप चोरी कर दिए, किसी को गोली मार दिए, किसी को सर फोड़ दिए, किसी को पैर तोड़ दिए, कोई भी अपराध कर दिए हो, तो पुलिस आपको क्या दिखाएगी? अरेस्ट वारंट दिखाकर आपको अरेस्ट करेगी। लेकिन कुछ ऐसा होता है, जैसे बहुत बड़ा क्राइम कर दिए हैं, जैसे मान लीजिए गोली मार दिए हैं, किसी को किडनैप कर लिए हैं, किसी का रेप कर दिए हैं, तो आपको पुलिस बिना अरेस्ट वारंट आपको गिरफ्तार करेगी। इसको हम आर्टिकल 22 में समझा देते हैं आपको अच्छे से, लेकिन यहाँ पे भी उसी चीज़ की चर्चा है, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। लेकिन आर्टिकल 22 जो है इसमें आपको बता देते, तो आप समझ गए। छोटा मोटा अगर आप क्राइम किए रहे हैं तो आपको अरेस्ट वारंट दिखाएगी पुलिस गिरफ्तार करने से पहले। अगर आप बहुत बड़ा क्राइम कर दे रहे हैं तो गिरफ्तार करने से पहले आपको बिना अरेस्ट वारंट गिरफ्तार कर, आपको गिरफ्तार करने की वजह नहीं बताएगी। ये किसमें कहा गया? हाइबियस कॉर्पस में। लेकिन पुलिस के ऊपर, किसके ऊपर? जो पुलिस है उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है। प्रेशर क्या रहता है कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर किसके पास ले जाना पड़ता है? मजिस्ट्रेट या जज के पास उसको ले जाना पड़ता है। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। और इसमें कहा गया है आर्टिकल 22 में कि 24 घंटे के अंदर ले जाते समय जो टाइम लगेगा उसको जोड़ा नहीं जाएगा। इतना आप समझ गए। इसमें और कहा गया है कि आपको वकील रखने की स्वतंत्रता है। इतना आप समझ गए। उसको कामाल 24 घंटे में कहाँ ले जाएगी? वो कहाँ ले? मजिस्ट्रेट या जज के पास। कौन ले जाएगी? पुलिस। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है तो। अब समझिए, मान लीजिए कोई दरोगा होता है थाना में, वो 2 या 3 दिन तक
2 या 3 दिन तक बंद कर देता है आपको। और मान लीजिए ना ही आपको वकील से मिलने देता है और ना ही आपके फैमिली वाले मेंबर से किसी से मिलने देता है, किसी से वो नहीं मिलने देता है। कौन? दरोगा। तब मान लीजिए आपके फैमिली जानती तो रहेगी ना कि मेरे जो फैमिली मेंबर हैं वो जेल में 2-3 दिन से क्या है, बंद है। तो वो जानती रहेगी, अगर बंद हाइबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर वो पढ़ी लिखी रहेंगी, जानती रहेंगी, तुरंत कहाँ जाएंगी? वकील के पास, किसी वकील को पकड़ेंगी। वकील को पकड़ने के बाद वो अपनी अपील बताएंगे। ये वकील अब क्या करेगा? कोर्ट में जाएगा। कहाँ पे? कोर्ट में। ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है। मान लीजिए कोई व्यक्ति का क्या है कि आप 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकते हैं, लेकिन आपको वो व्यक्ति क्या कर रहा है? 24 घंटे से अधिक रखा है दरोगा। तो आपको कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जाके फिर क्या कहेगा? जज को, किससे कहेगा? जज साहब से, कि जज साहब इनके फैमिली मेंबर को पकड़ा है, ये दरोगा इस थाने का है, ये दरोगा का नाम है, ये 2-3 दिन से क्या है, पकड़ कर रखा है, इसको छोड़ा नहीं गया, ना ही वो किसी मजिस्ट्रेट के पास ले गया है, ना ही किसी जज के पास ले गया है, और 2-3 दिन से वो थाने में लॉकअप में ही बंद किया है। तो अब ये जज, जो कोर्ट होते हैं, जो जज होता है, तुरंत क्या लगाएगा? हाइबियस कॉर्पस। तुरंत हाइबियस कॉर्पस लगा के क्या करेगा? उस जो दरोगा रहेगा उसको बुलाएगा, दरोगा को बुला कहेगा तुमको कौन अधिकार दिया है कि तुम इस व्यक्ति को 2-3 दिन तक बंद करती हो? कौन अधिकार दिया है? तो ये कहेगा दरोगा, अगर मान लीजिए साबित कर दे ये कि सर कोई मान लीजिए नेता आए थे, उनके हम सेवा में यानी उसकी सुरक्षा में हम लगे थे, नेताजी की सुरक्षा में लगे थे, इसी कारण हम इनको 2-3 दिन तक जेल में बंद कर पा रहे थे, मुझे टाइम नहीं मिला। तब तो वो मान लीजिए जज पे में समझदार हो, कहे कि छोड़े जाने, मान लीजिए इसको जो एसपी होंगे आदेश दिए होंगे कि आप इनके सुरक्षा में जाइए, ड्यूटी उनकी लगा दी गई होगी, इसलिए व्यक्ति नहीं ले जा पाया कहाँ? मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन अगर ये दरोगा साबित नहीं कर पाया कि हम 2-3 दिन तक क्यों रखे गए हो जेल में, तो इसको तुरंत कौन? जज। तुरंत तो जज सस्पेंड कर देगा। क्या कर देगा? सस्पेंड। देखिए, सस्पेंड कर देगा। अगर मान लीजिए दरोगा को बुलाया वकील कोर्ट में, अगर वकील नहीं गया, दरोगा का देखिए जो कोर्ट है, जज है, वो दरोगा को बुलाया। अगर दरोगा नहीं गया थाने से और वो सोचता है, ऐंठ रहा है कि हम नहीं जाएंगे, हम अपने आप में क्या हैं, हम अपने थाने का इंचार्ज हैं, हम नहीं जाएंगे, किसी कोई भी जज हो, कोई भी बुला रहा, हम नहीं जाएंगे, तो ये जो कोर्ट है, जो जज होते हैं, तुरंत उस थाने को ही, किसको? थाने को ही टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट यानी टर्मिनेट का मतलब समझिए, जो सस्पेंड होते हैं, मान लीजिए पुलिस दरोगा का सस्पेंड कर दें तो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक सस्पेंड किए जाते हैं। लेकिन टर्मिनेट का मतलब होता है तो पूरा उसको साफ ही कर देते हैं। उसको कोई व्यक्ति को अगर दरोगा उसको टर्मिनेट कर दे तो उसको नौकरी से निकाल दिए। अगर उस थाने को टर्मिनेट कर दिए कोई जज, तो थाना ही समाप्त कर दिए। तो इतना पावरफुल होता है कौन? कोर्ट। पावरफुल। अगर उसको बुला रहा है, अगर ये नहीं जा रहा है दरोगा और कह रहा है कि मैं थाने के इंचार्ज हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, तो तुरंत उस थाने को क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा। तो टर्मिनेट करने के बाद थाने को समाप्त कर देगा, और जितने उसमें कर्मचारी हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इतना आप समझ गए? इस कोर्ट में इसमें क्या क्या कहा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें समझ रहे हैं आप लोग कि अगर आपको 24 घंटे से अधिक कोई पुलिस रखती है तो आप क्या लगा सकते हैं उस पर ऊपर? हाइबियस कॉर्पस। हाइबियस कॉर्पस अगर लगा देते हैं तो उस व्यक्ति को आपको छोड़ना, अगर हाइबियस कॉर्पस 24 घंटे का अधिक रखता है, अगर हाइबियस कॉर्पस आप लगा देते हैं, उस थानेदार को या इंस्पेक्टर को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ता है तो उसको सस्पेंड कर देगा कोर्ट, नहीं तो उसको क्या लगा देगा? टर्मिनेट कर देगा, पूरी तरह समाप्ति कर देगा उसकी नौकरी। इतना आप समझ गए उसमें अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ और हैं, वो चीज़ समझ लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपका मूल अधिकार है, मूल अधिकार कि आप चौराहे पर, कहाँ पे? चौराहे पर आपको क्या है, घूम सकते हैं। मान लीजिए चौराहे पर आप कोई दुकान पर बैठे हैं, आप कुछ वहाँ पे सामान लेकर खा सकते हैं। अगर आपको बिना वजह से पुलिस गिरफ्तार कर ले तो क्या है? आपका मूल अधिकार का हनन है।
तो आप कहाँ जा सकते हैं, सीधे 32 का प्रयोग करके कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जाकर तुरंत क्या कर सकते हैं कि मेरा मूल अधिकार को छीन रहा है, तुरंत उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, हाईबियस कॉर्पस लगा देगी। इतना आप समझ गए। देखिए जो हाईबियस कॉर्पस है, जो हाईबियस कॉर्पस, ये आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 22 में निवारक निरोधक, निवारक निरोधक का नहीं लगता है। इस क्यों नहीं लगता है इसको समझ लीजिए। निवारक निरोधक क्यों नहीं, क्यों आर्टिकल 22 में इसकी चर्चा हम किए थे निवारक निरोधक का, इस पर क्यों नहीं लगता है उसको समझिए। क्योंकि निवारक निरोधक में कहा गया है कि पुलिस आपको शक के आधार पर अरेस्ट कर सकती है और 2 सप्ताह तक, यानी 2 वीक तक रख सकती है। तो इसका मतलब आपको 2 वीक रखेगी पुलिस। तो इसमें कहा गया है हाईबियस कॉर्पस में कि 24 घंटे के अंदर आपको ले जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें कहा गया है क्या कि आपको 2 वीक तक रखेगी। इसीलिए इसको हाईबियस कॉर्पस में नहीं रखा गया है। किसको, निवारक निरोधक को। इस पर हाईबियस कॉर्पस आप नहीं लगा सकते हैं। इतना आप समझ गए कि हाईबियस कॉर्पस में क्या क्या चीज़ हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम समझते हैं दूसरा, परमादेश। परमादेश क्या, उसको चर्चा करते हैं। दूसरा जो था वो क्या है, परमादेश। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परमादेश को अभी आपको बताएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, परमादेश को। समझिए परमादेश क्या चीज़ होता है उसको समझ लीजिए, छोड़िए इंग्लिश। परमादेश समझिए। परमादेश का मतलब आदेश देना। परमादेश का मतलब होता है क्या, आदेश देना। इसको समझिए क्या चीज़ है, आदेश देना। देखिए समझिए, जो आदेश देता है, देखिए मान लीजिए सेना में देखे होंगे, किसमें, सेना में जो कर्नल होते हैं, कर्नल अपने सैनिक को, किसको, सैनिक को अगर आदेश दे दिए, मान लीजिए ये कर्नल है, कौन है, कर्नल, और ये उनका जो है सैनिक है, और जो यहाँ व्यक्ति है ये क्या है, अपराधी है। उसको समझिए अच्छे से। मान लीजिए एक कर्नल है, कर्नल साहब हैं, ये सैनिक हैं, और मान लीजिए कोई आतंकवादी है, चाहे कोई व्यक्ति हो गया, आतंकवादी हो, व्यक्ति हो। अगर एक कर्नल साहब इस सैनिक को आदेश दे दें इस आतंकवादी को या व्यक्ति को गोली मार दो, इस सैनिक का हिम्मत नहीं है कि उनके आदेश को माना कर सके, यानी उसके आदेश को काटा जा सके। इस सैनिक को उतना हिम्मत नहीं है, तो ये सैनिक क्या करेगा, उसको गोली मार देगा। अगर ये गोली नहीं मारता है तो इसको कर्नल गोली मार देगा। इतना आप समझ गए, इतना पावरफुल होता है आदेश। आदेश आगे समझाएंगे कि जो ये सैनिक होते हैं, सैनिक का मूल अधिकार छीना जा सकता है, छीना जाता है। अब क्यों छीना जाता है, इसको आगे हम बताएंगे, चर्चा करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे, आगे बता देंगे, ठीक है। अगर इसको आदेश दे देते सैनिक क्या करेगा, इसको गोली मार देगा। बाद में देखा जाए कि आतंकवादी है कि निर्दोष है कि कोई व्यक्ति है, या मेरे ही फैमिली वाले के हैं या आपके ही फैमिली वाले के हैं, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको गोली मारना पड़ेगा, ये अगर कर्नल आदेश दे दिया तो। इतना आप समझ गए इसमें क्या कहा गया, आदेश। देखिए ये परमादेश जो है किस पर लागू कर सकते हैं, इसको समझिए। देखिए जो परमादेश है, परमादेश जो है वो सरकारी कर्मचारियों पर, किस पर, सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया जाता है। देखिए समझिए क्या चीज़ है परमादेश। इस पर कहा गया है कि मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई मान लीजिए टीचर है, क्या है, टीचर, अध्यापक, कोई अध्यापक है। अगर इसका कर्तव्य क्या है, अध्यापक कर्तव्य क्या है कि बच्चों को सही समय पर सही शिक्षा दिया जाए, सही रास्ता दिखाया जाए, ये अध्यापक क्या है, कर्तव्य है। लेकिन अध्यापक अपने कर्तव्य को, अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहा है। मान लीजिए अभी भी देखते होंगे सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है,
देखिए सरकारी स्कूल में उसमें बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चे जो मान जो टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बैठकर, क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर। अगर ठंडी के दिन रहेगी तो आग के पास बैठकर राजनीति बतियाते हैं टीचर सब। अब जो मैडम जो होती हैं वो ठंडी में स्वेटर वेटर बिननी शुरू करती हैं। ये सब क्या होता है, बच्चों को पढ़ा मान लीजिए बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है सरकारी स्कूल में उस समय, चाहे अभी भी देखते हो कई जगह, बस दिल्ली को अच्छे देखिए, इसमें दिल्ली जो है बहुत शिक्षा में आगे हो चुका है। जो सरकारी स्कूल हैं दिल्ली की बहुत शिक्षा बेहतरीन हो चुकी है दिल्ली में, लेकिन यूपी में अभी भी ऐसा ही है। उनको भी छोटे छोटे बच्चे जितने सरकारी स्कूल हैं उनको सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। देखिए जो इसमें होता है, जो मैडम जो है स्वेटर वेटर बिनती रहेंगी। अब मान लीजिए उसमें क्या हो रहा है, आपको जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनका क्या हो रहा है, मूल अधिकार का हनन हो रहा है। देखिए जो शिक्षा का अधिकार है वो आपको बताए थे आर्टिकल 21 का में, वो किस में है, मूल अधिकार में। तो ये आपका मूल अधिकार क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। ये बच्चे चाहेंगे, जो छोटे बच्चे हैं, अपने गार्जियन या किसी फैमिली मेम्बर से, बड़े लोग से मिलकर कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट। क्योंकि कहा गया है कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है, आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है आपको। इतना आप समझ गए। तो बच्चा कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो अगर साबित कर दिया कि हमारे टीचर मैडम ये काम करते हैं, हम लोग को शिक्षा तो ढंग से नहीं देते हैं, हम लोग को समय पर बात करते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा शिक्षा मंत्री को या जो सीनियर होंगे इन लोगों को, कि इन लोगों को सस्पेंड कीजिए। क्या कीजिए, सस्पेंड कीजिए 2, 4, 5 महीने के लिए, चाहे साल भर के लिए। इनके जगह अपन न्यू टीचर या नया टीचर को रखिए जो अच्छे पढ़ाते हों, तो रखा जाएगा। इतना आप समझ गए। इसको देखिए टर्मिनेट क्यों नहीं करते हैं कोई जल्दी। देखिए कोई भी सरकारी कर्मचारी को जल्दी टर्मिनेट नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है, टर्मिनेट नहीं किया जाता है। क्यों टर्मिनेट नहीं किया जाता है, टर्मिनेट का मतलब होता है उसको सरकारी नौकरी से निकाल देना। और जो ये होता है सस्पेंड का मतलब होता है कुछ समय तक उसको नौकरी से निकाल देना। तो सस्पेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लीजिए कुछ समय तक सरकारी से नौकरी से अपन निकल रहेगा तो कुछ उसको बाद में सुधर जाए। अगर बार बार नहीं सुधरता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। इतना आप समझ गए टर्मिनेट और सस्पेंड में अंतर क्या है। इसलिए किस में था, परमादेश में। आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। कोई बच्चा सुप्रीम कोर्ट जाके अपने मूल अधिकार का न्याय मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट उसको न्याय देगा। इतना आप समझ गए परमादेश में क्या है। इसमें कहा गया है कि 2 चीज़ पर, किस पर, इसमें 2 चीज़ों पर नहीं लगाया जा सकता परमादेश। देखिए 2 लोगों पर परमादेश नहीं लगाया जा सकता। वो कौन कौन है उसको समझिए। देखिए जो 2 लोग हैं वो कौन कौन है। देखिए राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति हैं, इन पर परमादेश नहीं लगाया जा सकता। ये काम करें या ना करें, सही ढंग से करें या ना करें, इन पर नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता, इसको हम जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे। दूसरा चीज़ है राज्यपाल, जो दूसरा व्यक्ति है उनको राज्यपाल, इन पर भी परमादेश नहीं लगाया जा सकता है। क्यों नहीं लगाया जा सकता है, जब इनको पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। यहाँ पर बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब इनकी चर्चा करेंगे आपको जिस आर्टिकल में, तो उस आर्टिकल में आपको अच्छे से बताएंगे ये इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे अपने पद पर पाते हैं, कैसे शपथ ग्रहण करते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आपको यहाँ पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। इतना आप समझ गए। इन पर क्या नहीं लगता है, परमादेश इन दोनों पर नहीं लगता है, इन दोनों पर परमादेश लागू नहीं होता है। परमादेश जो है, देखिए जो परमादेश है, परमादेश ये किन पर लागू होता है, परमादेश सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है, चाहे वो कितना ही बड़े पद पर, अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर क्या लागू कर देगी, परमादेश। और परमादेश के तहत लागू करके उनको 2-4 महीने तक सस्पेंड कर उनको अच्छे से औकात दिखा देगी कि नहीं आपका कर्तव्य है, आप ये करिए, आप ये नहीं करेंगे तो आपको सस्पेंड किया है, अगर ये आप नहीं करते और अच्छे आगे ढंग से तो आपको हम टर्मिनेट कर देंगे, तब ये सुधर जाएंगे अच्छे से सरकारी लोग जितने भी हैं। इतना आप समझ गए। लेकिन मान लीजिए गांव में क्या होता है, कोई बच्चा नहीं जाता है सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए जानकारी भी तो होनी चाहिए परमादेश क्या है,
मान लीजिए पूरे भारत में हमको 70% लोग हैं जिनको जानकारी होगी परमादेश क्या है। अगर जिस व्यक्ति गांव-गांव में देखिए, गांव-गांव में अगर हर व्यक्ति को परमादेश और ये आर्टिकल 32 के बारे में मालूम चल जाए ना, फंडामेंटल राइट के बारे में, तो वो किसी भी पुलिस या कोई भी सरकारी कर्मचारी किन्हीं से नहीं डरेगा, कोई व्यक्ति से नहीं डरेगा। वो कोई भी व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो या आम व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, वो किसी से नहीं डरेगा। अब समझिए क्यों नहीं डरेगा, क्योंकि उसके फंडा जो राइट होती है, वो जानता है कि मेरा मूल अधिकार क्या है, मेरा मूल अधिकार क्या नहीं है, वो सब कुछ जानकारी रहता है। मान लीजिए गाँव में अच्छी शिक्षा नहीं है, किसी अच्छी विकास नहीं हो रही है, तो जो मान लीजिए जो अधिकारी होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब जानकारी रहेगी ही नहीं तो कंप्लेन क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको जानकारी लेना एकदम अच्छी। इतना आप समझ गए क्या क्या चीज़ है इसमें परमादेश में। तीसरा समझिए, तीसरा क्या चीज़ है। तीसरा जो है अधिकार परीक्षा, इसको इंग्लिश में को वारंटो बोलते हैं, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, इसको समझिए ये क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। अधिकार जो परीक्षा है, इसको देखिए, मान लीजिए आपके कोई पड़ोसी हैं, क्या है, पड़ोसी हैं, मान लीजिए आपके दयाद हैं, क्या है, दयाद। और ये मान लीजिए आपके दयाद जो हैं वो दरोगा हो गए हैं, क्या हो गए हैं, दरोगा। घूस देकर, क्या देकर, घूस देकर दरोगा हो गए हैं, यानी फर्जी ये दरोगा हो गए हैं, मैंने घूस देकर, सही दरोगा सही है लेकिन घूस देकर हुए हैं। और ये आपको बात मालूम चल जाए, पड़ोसी जो आप व्यक्ति हैं, ये आपको मालूम चल जाए कि ये व्यक्ति जो है, हमारा पड़ोसी जो व्यक्ति है, वो घूस देकर क्या हुआ है, दरोगा हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत, 32 के तहत। किस अधिकार के तहत, अधिकार परीक्षा के तहत। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह सकते हैं कि जो ये व्यक्ति दरोगा है, ये नाम है उसका, यहाँ का रहने वाला है, ये फर्जी दरोगा है, यानी घूस देकर हुआ है। क्या देकर हुआ है, घूस देकर हुआ है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट को, किसको, पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाकर इस पूरा दरोगा का डिटेल निकलवाएगी। जैसे समझिए, इसका फार्म कब भरा गया था, ये पेपर कब दिया, इसका मेंस कब हुआ, ये रनिंग कब किया, इसका मेडिकल कब हुआ, फिजिकल कब हुआ, ये कब ज्वाइनिंग किया है, इसकी पहली सैलरी कब मिली, इस सब चीज़ की एक फाइल में डिटेल मांगेगा। किससे, पुलिस डिपार्टमेंट से। और पुलिस डिपार्टमेंट अगर ये साबित नहीं कर पाई कि ये घूस देकर नहीं हुआ है, अगर साबित कर पाई कि घूस देकर नहीं हुआ है, तब तो ठीक है। अगर साबित नहीं कर पाई तो दिक्कत हो जाएगी इस दरोगा के लिए। तुरंत तो दरोगा क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट किसको आदेश देगी, पुलिस निरीक्षक जो पूरा हेड होते हैं उनको आदेश देगी, इस दरोगा को सस्पेंड कीजिए, पूरा हटाइए इस दरोगा को, ये फर्जी क्या है, दरोगा फर्जी है। इतना समझ, इसमें क्या चीज़ है, अधिकार परीक्षा में ये क्या है, इतना आप समझ गए। दूसरी चीज़ इसमें समझ जाइए, दूसरी जो चीज़ है इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है अपने जो उसका रैंक है, अपने रैंक के हिसाब से, यानी जो उसका एलिजिबिलिटी होती है, जैसे समझिए कोई मान लीजिए बहुत योग्यता है, व्यक्ति योग्य है, कोई मान लीजिए आईएएस अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, और वो व्यक्ति मान लीजिए आईएएस अधिकारी है, उसका पेपर निकल गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसके जगह पर दूसरे व्यक्ति को आप रख दे रहे हैं। किसको, दूसरे व्यक्ति को, उस व्यक्ति को हटा दे रहे हैं। तो ये व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति रहेगा, कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जाके केस कर सकता है, और केस जब तक वो करेगा उसके पास सबूत क्या रहेगा, सबूत रहेगा कि मैंने इस पेपर को निकाला है, अच्छे रैंक से पास किया है, फिर भी मुझे जॉब नहीं मिली है, हमारे जगह पर किसी और को रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को क्या करेगी, अधिकार परीक्षा के तहत लागू करेगी। जब अधिकार परीक्षा लागू करेगी तब जो आईएएस, उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति जो फर्जी आईएएस बना रहेगा, उसको क्या करेगी, सस्पेंड करेगा, और इस व्यक्ति को
नौकरी दिया जाएगा। इतना आप समझ गए इसमें क्या क्या चीज़ है। अधिकार परीक्षण स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। चौथा समझते हैं क्या चीज़ है। चौथा और पांचवा वो बहुत आसान है, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए। सिर्फ किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये सब आम कर्मचारियों पर, चाहे आम व्यक्ति पर, चाहे किसी पर नहीं लागू होता है, वो सुप्रीम कोर्ट पर लागू होता है। चौथा और पांचवा उसको समझ लीजिए, एक ही साथ समझ लीजिए, बहुत बड़ा नहीं है वो। देखिए जो चौथा है वो क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध इसमें कहा गया है कि मान लीजिए इसमें कोई आप अपराध कर दिए हो। क्या कर दिए हो? अपराध कर दिए, यानी चोरी कर दिए हो। और चोरी किसके घर किए हो? किसी जज के घर कर दिए हो। कोई जज है, उसी घर आप चोरी कर दिए हो। तब जज गुस्सा में रहेगा कि हमारे घर चोरी कर दिया है। और वही मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही जज के घर आप चोरी कर दिए हैं, तो आपको ये तो जज आपके ऊपर क्या रहेगा? गुस्सा रहेगा पूरा अच्छे से। तो ये जानते रहेंगे। मान लीजिए आपका मुकदमा चल रहा है, आपका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि आप चोरी किए हैं, आपको सज़ा देने वाला है। और ये गुस्से के मारे कोर्ट अगर तो आपको फांसी की सज़ा दे दे, फांसी का सज़ा मान लीजिए देने वाला है, और ये बात बीच में किसको मालूम चल जाए? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को मालूम चल जाए तो क्या लागू कर देगी? प्रतिषेध। इसका मतलब होता है कि वो लागू कर देगी कि आप इस मुकदमा को छोड़ दीजिए, इसको हम हैंडल करेंगे, आप इसको अब छोड़ दीजिए। क्यों कहेगी? सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध लागू कर तब सुप्रीम कोर्ट उस चोरी करने वाले व्यक्ति को अपने हिसाब से, जो चोरी का अपराध होता है उसके हिसाब से 5 वर्ष या 10 वर्ष का सज़ा देगी। इतना आप समझ गए इसमें क्या कहा गया है कि प्रतिषेध कब लागू किया जाता है? मुकदमा चल रहा है, उसी के बीच में अगर प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट लागू कर दे तो उसके क्या कर दे? हाई कोर्ट पर लागू कर दे, तो हाई कोर्ट को उसको मुकदमा को छोड़ना पड़ेगा। उस हाई कोर्ट को उस मुकदमा को छोड़ को किसको देना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट को। इतना आप समझ गए। कोई मुकदमा हो, मान लीजिए, इतना आप समझ गए। अब समझिए इसमें क्या है, वो पांचवा क्या है, वो भी इतना छोटा ही सही है, उसको समझिए क्या चीज़ है पांचवा। देखिए जो पांचवा है, पांचवा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब समझिए क्या होता है। इसका जो पांचवा कहा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या अपराध चोरी किया था, मान लीजिए वो व्यक्ति क्या किया था? चोरी किया था। और मान लीजिए चोरी किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के घर ही को चोरी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई जज है, उसी के घर चोरी कर दिया है। क्या कर दिया है? चोरी कर दिया है। कोई चोर है, चोरी कर दिया है। तो ये जज मान लीजिए उसको फांसी का सज़ा सुना दे, फांसी की सज़ा सुना दें। अगर किसी भी, अभी मान लीजिए चोरी के लिए फांसी की सज़ा किसी को दे नहीं सकते हैं, ये मान लीजिए संविधान में कहा भी नहीं गया है, लेकिन ये जो कोर्ट का आदेश है ये कह दे कि फांसी की सज़ा दे दीजिए, तो जल्लाद जो होता है वो दे देगा, पुलिस ले जाएगी जल्लाद के पास, जल्लाद दे देगा। लेकिन अगर ये बात मालूम चले किसके? सुप्रीम कोर्ट को। ये बात मालूम चलेगी सुप्रीम कोर्ट को कि चोरी के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो फांसी की सज़ा दे रहा है, तो तब क्या करेगी? उत्प्रेषण कब लाएगी? जब कोई भी कोर्ट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अगर वो नियम लागू कर रही है, फांसी सज़ा दे चुकी है, इसको फांसी दे दो, उसके पास कोई रास्ता नहीं। अगर वो अपना नियम एकदम समझिए क्या बोलते हैं कि अगर वो अपना निर्णय एकदम कह दे कि इसको फांसी दे दो, तब सुप्रीम कोर्ट क्या लेगी? उत्प्रेषण के तहत उस फांसी को रद्द कर देगी। क्या कर देगी? उस फांसी को रद्द कर देगी पूरी तरह उसको रद्द कर देगी, और कहेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप इसको छोड़ दीजिए, हम हैंडल करते हैं। आप वो हैंडल करेगी और उसको जो चोरी किएगा उसके हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। ये क्या है? उत्प्रेषण। इतना आप समझ गए। इसमें क्या क्या चीज़ की चर्चा है? आप पूरा क्या पढ़ लिया? आर्टिकल 32 अनुच्छेद आप 32 पूरी तरह समझ लिए, आप पूरी तरह समझ लिए। एक इसका शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं, उसको समझिए। शॉर्टकट जो ट्रिक है उसको समझिए, बहुत उसको याद रखिएगा, उस तरह जल्दी से याद हो जाता है। शॉर्टकट जो ट्रिक है उसको देखिए क्या चीज़ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए। इसको एक एक बात, एक एक चीज़ इसमें याद रखिएगा। देखिए जो शॉर्टकट ट्रिक है,
देखिए इसमें कहा गया है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ये शॉर्ट ट्रिक है। इस 5 राइट को, जो 5 राइट थी, इसको याद करने का शॉर्टकट क्या है, ट्रिक है। उसको समझिए क्या शॉर्टकट ट्रिक है। बंदी का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, इतना आप समझ गए। पति का मतलब होता है प्रतिषेध, परमेश्वर, परमेश्वर का मतलब होता है क्या, 5 तरह के जो परमेश्वर, जो परमादेश क्या होता है, परमेश्वर का मतलब होता है परमादेश। उसका मतलब होता है क्या, उसका मतलब है उत्प्रेषण। और अधिकार का मतलब होता है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। इतना आप समझ गए कि 5 जो राइट हैं कौन कौन हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्रिक याद करने का। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। तो बंदी का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति का मतलब होता है प्रतिषेध, परमेश्वर का मतलब है परमादेश, उसका का मतलब उत्प्रेषण, और जो ये अधिकार का मतलब अधिकार परीक्षा। ये 5 होते हैं। अब समझिए इसमें बंदी ये और ये किस पर लागू होता है, ये लागू होता है सरकारी कर्मचारियों पर। किस पर, सरकारी कर्मचारियों पर, सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है। कौन कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा। इसको आप समझा दें। जो ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये किस पर लागू होता है, कोर्ट पर। इतना आप समझ गए। किस पर लागू होता है, न्यायालय, कोर्ट पर लागू होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज के इतना ही रहने देते हैं। दूसरी बात समझिए, कल आएंगे तो हम लोग 33, 34, 35 जितने भी आर्टिकल हैं इसको अच्छे से समाप्त कर देंगे। उसके बाद 3 तलाक के मैटर को समझेंगे। 3 तलाक के मैटर के बाद अब आगे पहुँचेंगे क्या, भाग 4 में। अब भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उस चीज़ की चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।